अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों उम्मीद है आप लोगों की तैयारी साथ साथ जा रही होगी आपके एक एग्जामिनेशन के लिए। मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, थोड़ी सी मेथोडोलॉजी चेंज की है। जिस तरह हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 11 इज प्रीटी लेंथी चैप्टर। वैसे तो ये 3 एक लेक्चर ले जाता है, अगर आप फिजिकल क्लास करा रहे हो ऑनलाइन में तो समझ लें 4 लेक्चर ले जाता है, मगर हम इस वक्त 4 लेक्चर अफोर्ड नहीं कर रहे। बैटरी डेड हो गई, मेरी आवाज़ तो जा रही होगी ना बच्चों तक। तो हम लोग इस वक्त 4 लेक्चर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, 5 लेक्चर्स अफोर्ड नहीं कर सकते चैप्टर पे। तो मैंने किया गैस की कुछ स्लाइड्स बना दी हैं। आज के इसी एक लेक्चर में इसे वाइंड अप करना है। आपकी टेंशन मुझे ज़्यादा चाहिए होगी। देखें अब टाइम कम है, मैं इसलिए आपको शुरू में बहुत हाई स्पीड पे लेके जा रहा था क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास था कि टाइम इज़ शॉर्ट। मगर क्योंकि बच्चे हमारे बेसिक्स थोड़ी सी वीक थी, उनके लिए ये मेथोडोलॉजी, ये क्राइटेरिया ज़रा सा नया था। मुझे एक आधे लेक्चर के बाद एहसास हो गया था। मैंने अपनी पेस को इसलिए कम कर लिया था, स्लो डाउन कर लिया था। मुझे पता था कि बच्चे थोड़ी देर के बाद मेरे साथ मीट अप कर लेंगे, मेरे साथ मैच हो जाएंगे, फिर आगे चलना ज़रा आसान हो जाएगा। तो अब बच्चों यही टाइम आ गया, अब आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली तौर पे हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो पूरी क्लास का नुकसान उसमें होगा। अब आपने जिन बच्चों को थोड़ी सी स्पीड में प्रॉब्लम है, उन्हें स्लो समझ में आता, फास्ट समझ में नहीं आता, तो कोशिश करेंगे साथ साथ इंडिविजुअल स्टडी करें उन सब्जेक्ट्स को। मिसाल के तौर पे अगर मैथमेटिक्स में फास्ट स्टडी समझ में नहीं आती, स्लो स्टडी समझ में आती है, तो मैथमेटिक्स को इंडिविजुअली स्टडी करना शुरू कर दें, खुद से पढ़ना शुरू कर दें, उसको टाइम दें। इसी तरह अगर आप लोगों को फिजिक्स फास्ट समझ में नहीं आता, इजी स्लो समझ में आता, तो भाई फिर फिजिक्स को घर में उस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हो उसे थॉरली स्टडी करना शुरू करें, उसकी लाइन बाय लाइन हर्फ ब हर्फ पढ़ना शुरू करें, जो एमसीक्यूज बनते हैं उन्हें बनाना शुरू करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन्हें मार्क करना शुरू करें, ताकि जब लेक्चर में वो चीज़ स्पीडीली पढ़ी जा रही हो तो आपको ऑलरेडी पहले से पता हो कि ये क्या चीज़। लास्ट टाइम मैं भी आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ। राइट नाउ आई एम नॉट, कमेंट्स आर नॉट विजिबल टू मी। अभी जरा वक्त ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन की थी इंटरनल एनर्जी पे, एक एक्स्ट्रा आधा घंटा लेके। आज अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलना है, वो इंटरनल एनर्जी से आगे लेके चलना है। लेट्स टॉक अबाउट हीट एंड वर्क। गैसेस के केस में वर्क क्या होता है, यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की, जो हमने समझनी है। अभी नहीं, ओके फाइन, जबरदस्त यार, ये तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, द ग्रेट थिंग इट इज। बस मैं आपसे जब कहूंगा ना तो तब आप कर देंगे ना, कि मैं खुद ही कर लूंगा। ओके ट्रांसलेट, ओके अच्छा जी बच्चों, तो थोड़ा सा काम जो है सर इनकी कुछ कमेंट्स आ जाएंगे अभी फिलहाल। अच्छा जी बच्चों, मैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आगे चलता हूँ, हीट एंड वर्क की तरफ आगे चलता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सवाल ये पैदा होता है कि क्या गैसेस काम कर सकती हैं, कि गैसेस काम करने की एबिलिटी रखती हैं। काम है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क है क्या? बचपन में हम छोटे होते पढ़ रहे थे कि वर्क इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगल 0 हो, कॉज 0 हो, तो हम कहते हैं वर्क इज मैक्सिमम F इंटू डी, ये वर्क है। सो वर्क, क्या गैसेस काम करने की एबिलिटी रखती हैं या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? हमने गैसेस को हीट करना शुरू किया, गैसेस को एक मूवेबल पिस्टन के कंटेनर में रख के, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बीकर है, बीकर ऊपर से बंद किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन मूवेबल, इसको मूव किया जा सकता है। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। जब मैंने इस गैस को हीट करना शुरू किया, एनर्जी देनी शुरू, उस एनर्जी, जी बेटा आप तक के न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं करवाए जी, मैं सेकेंड ईयर में ऑब्वियसली सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना। न्यूमेरिकल्स मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स बजाते खुद किताब में हुए हैं, हमके पास नोट्स बहुत सारे मौजूद हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने वो न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए। और दूसरी बात, सेकेंड ईयर के सर्किट्स, सेकेंड ईयर के जो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 है, उस पर ज्यादा मेन टाइम में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के सर्किट्स पे दूंगा।
और वहां पे उसके ऊपर ज्यादा अच्छा खासा टाइम मैं लगाऊंगा। सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेन, और वहां पे सर्किट्स पे चैप्टर नंबर 18 पे मैंने गेट्स पे टाइम ज्यादा लगाना है। बाकी पूरी बुक तो थोड़ी सी तरह स्पीडली कवर करवा दूंगा। अच्छा जी, जब आपने इसको हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, जुमले पे गौर कीजिएगा, जुमले पे गौर कीजिएगा, दो बातें इकट्ठी करवाने लगा। जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, दो काम होंगे। एक तो ये गैस गर्म होनी शुरू होगी, गर्म होने का मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी शुरू होगी। सारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी इंटरनल एनर्जी, कल कॉन्सेप्ट बताया था, इंटरनल एनर्जी बढ़नी शुरू होगी। प्लस ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, पिस्टन उठना शुरू हो जाएगा। पिस्टन उठने का मतलब ये है कि दिस गैस विल बी एक्सपेंडिंग, ये गैस एक्सपैंड होनी शुरू हो गई। अब आप बेसिक्स जानते हैं इसके गैस के, वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया, एक्सपैंड बोले तो वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया। अब आप बेसिक्स जानते हैं कि भाई एक्सपैंड क्यों की, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हुआ। क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर। तो भजन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। जब प्रेशर बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे फोर्स लगना शुरू। हम जानते हैं कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो गई, फोर्स तो हमें नहीं पता, हमें प्रेशर पता है। प्रेशर लग रहा है इस एरिया पे, तो फोर्स क्या होगी, प्रेशर इनटू एरिया। जिन बच्चों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई वो बात ये तो जानते हैं ना कि प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स किसके इक्वल होगी, प्रेशर इनटू एरिया। और मान लीजिए कि ये कितना ऊपर गया, इसकी लेंथ डेल्टा वाई थी, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा वाई पुट कर दिया। सो P इज इक्वल्स टू P, W इज इक्वल्स टू P इंटू ए डेल्टा वाई। ए डेल्टा वाई मतलब एरिया, और चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड एज चेंज इन वॉल्यूम। सो गैसेस के केस में वर्क होता है P डेल्टा V। गैसेस के केस में वर्क डिनोट किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द चेंज इन वॉल्यूम इज एक्चुअली द वर्क डन in the case of gases, in the case of gases, gases के केस में जो काम हो उस काम को P डेल्टा V के अंदाज में, P डेल्टा V के केस में लिखा जाता है। मैं कुछ कमेंट्स मिस तो नहीं कर रहा, लेट मी सी। नहीं जी, फिर मैं एक कदम आपको आगे लेके चलूं जरा इससे। वन मोर थिंग, मैंने यहां पे कहा कि भाई जो हीट आप इसको दे रहे हैं वो दो सूरतों में चेंज हो रही है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, प्लस कुछ काम हो रहा है। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ कहता है कि जब भी आप किसी गैस को हीट बोले तो क्यू, आप किसी भी गैस को हीट देंगे, वो हीट कहां जाएगी, वो हीट दो सूरतों में कंज्यूम होगी। एक तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, प्लस वो गैस कुछ ना कुछ काम करेगी। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो आपके सामने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी लिख दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज दैट हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द गैस, सही बुक में काफी सारे नहीं है यार, चैप्टर के हर एंड के, चैप्टर 9वें 10वें चैप्टर के एंड पर 10,000 न्यूमेरिकल कितने के 2,000 न्यूमेरिकल। सर और तुम इतने दिनों बाद कहाँ से हो सही, पहले मुझे ये बताओ ना जरा। सर ये कि ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स आप कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स मैं इसलिए यहाँ पे अभी नहीं करवा रहा क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपने सारा साल, पूरा एक साल किताब में किए हैं। अगर आपने वो सारा साल की हुई चीज भी किताब वाली भी एंट्री के लेक्चर्स में करनी है, देन यू नीड एटलीस्ट 6 मंथ सेशन ऑफ ईगैट, क्योंकि उसमें आपको सारी चीजें फिर करवानी जो पड़ेंगी, फिर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाने पड़ेंगे। इधर यू डू नॉट नीड टू सॉल्व दम, आपको चीजें सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, आगे लेके चलता हूँ। फर्स्ट लॉ मैंने आपके पास लिख दिया, जो भी हीट दी जाती है सिस्टम को वो दो सूरतों में सामने आती है, एक डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां पे कुछ कन्वेंशंस भी आपके साथ डिस्कस कर लूं। कन्वेंशंस बोले तो और रिवायतें, फिर उसके बाद सवाल। कुछ कन्वेंशंस आपके साथ शेयर करनी है। कन्वेंशंस बोले तो रिवायतें, रिवायतें क्या हैं जरा देखिएगा गौर से तवज्जो के साथ। हमने कुछ चीजें मान ली हुई है, वो क्या चीज? हाँ
यार यू आर ग्रेट। स्लाइड अभी वो खोलो। अच्छा कमेंट से खोलिएगा अभी। अच्छा बच्चों अभी 10 to 20 Mbps पे यार वीडियो बफरिंग अब नहीं होगी, वो मेरी एंड से इशू था, मैंने उसको ठीक कर दिया। देखिए मैम साहब का भी कमेंट फॉरन आ गया कि चेक नाउ, अब मेरा ख्याल है नाउ नो वॉइस इज बैक। यार मत करो ऐसे, वॉइस इज बैक तब। सर हमें भी सुने जी जी जी। अब ठीक हो गई यार, अब ठीक होगी वीडियो। फरवा उस तरह फरवा कह रहा हूँ अब्दुल मोहम्मद, मुझे उस तरह ना सली नहीं होती, टॉपिक समझा देने से ना मुझे मजा आता ना आपको मजा आएगा। कुछ स्लाइड जो टॉपिक लिख के समझाने वाले वो मैं आपको स्लाइड्स पे समझाऊंगा। देखिएगा कन्वेंशंस क्या है, आप कन्वेंशंस में पॉजिटिव कन्वेंशन के साथ तवज्जो के साथ मेरा पुत्र सुनना। आपने इस गैस को हीट किया, हीट करने के नतीजे में ये एक्सपैंड हुई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये गैस थी मिसाल के तौर पे, दिस वाज द गैस। बड़ी अहम बात है बेटा, गौर से सुनना है। दिस वाज द गैस एंड यू हीटेड द गैस। हीटेड बोले तो गैस को हीट दी, तो ये एरो गैस के अंदर जा रहा है और ऊपर लिखा हुआ है हीट, दैट मीन्स गैस को हीट दी जा रही है। और हीट के नतीजे में क्या हो रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है। एक्सपैंड बोले तो गैस वर्क कर रही है। सो कन्वेंशनली इस प्रोसेस को पॉजिटिव कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, हीट गिवन टू द गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस, गैस का एक्सपैंड होना ये पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। कन्वेंशनली इसे पॉजिटिव कहा जाता है। अब शक नहीं हो रही फरवा, अब तो स्टक नहीं हो रही। अब योर इंटरनेट से जस्ट पेज रिफ्रेश कर लें। एफएलबी का सिलेबस भाई मैंने कल बता दिया था अब्दुल मोहम्मद, चैप्टर 7+8। अच्छा ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसके बाद अगला प्रोसेस देखिएगा, मान लीजिए कि अब आप इस गैस को हीट नहीं दे रहे, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस गैस को ठंडा कर रहे हैं, इसे हीट निकाल रहे हैं। सो भाईजान हीट इज टेकन फ्रॉम द गैस, हीट निकाली जा रही है। अब एरो बाहर की तरफ जा रहा है, हीट गैस से निकाली जा रही है। सो दिस फिनोमिना, इसके केस में क्या होगा, जब आप गैस को ठंडा करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, गैस सुकड़ना शुरू हो जाती है, गैस कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। सो जब गैस कंप्रेस होगी, गैस दबेगी, इसका मतलब है वर्क डन ऑन द गैस, गैस को दबाया जा रहा है। सो भाईजान ये वाला प्रोसेस जो है कि एरो चेंज कर दिए, वर्क डन ऑन द गैस, गैस पे किया जाने वाला काम और गैस से ली जाने वाली हीट, दे आर नेगेटिव प्रोसेसेस। ये नेगेटिव प्रोसेसेस हैं, इनको जरा लिख लें, ये टेबल अपने पास कहीं पे बना लें। पहला मैंने बताया पहले कि भाईजान गैस को हीट दी जा रही है, जिसके नतीजे में गैस काम कर रही है, दोनों पॉजिटिव प्रोसेसेस हैं। इसके बरक्स ऑपोजिट सेंस में गैस से हीट ली जाए, हीट निकाली जाए, तो ये भी नेगेटिव प्रोसेस है। साथ गैस का वॉल्यूम कम होगा, गैस पे काम किया जाएगा, इसका मतलब है कि वो वर्क डन ऑन द गैस भी नेगेटिव है। सो ये कौन सा वर्क है, वर्क डन बाय द गैस, जो गैस काम कर रही है पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस दैट इज नेगेटिव। सो ये बातें आपकी बेसिक्स बनाने के लिए जरूरी थी। अब मैं आ गया हूं आपके कुछ स्लाइड्स के ऊपर, जरा फौरन से तवज्जो सामने कर लीजिएगा मेरे। अब चंद एक सवालात, फिर सवालात के बाद आगे चलूंगा। लें जी बच्चों, नाउ हियर यू कैन सी द स्लाइड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। ये मेरे हाथ का लिखा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। वर्क डन इन द फॉलोइंग फिगर, अगर आप देख सकते हैं। अच्छा सर ये माउस तो नहीं आएगा ना इसके ऊपर नजर, ओके आएगा नजर, कैसे नजर आएगा, वो टैब खोल लूं ना, टैब पे नजर आएगा। हाँ अच्छा जी बच्चों, ये सवाल जरा देखिएगा, सवाल आप लोगों ने देख ही लिया। सवाल है कि वर्क डन इन द फॉलोइंग फिगर इज, फिगर ऐसे है कि प्रेशर गिवन है 10⁵ और
वॉल्यूम है एक 1 मीटर क्यूब, फिर वॉल्यूम चेंज होकर चला गया 2 मीटर क्यूब पे, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो जरा बताइए वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा? अपनी बातें जरा छोड़ दीजिए, आपके सामने स्लाइड आ रही है। सो वॉल्यूम में चेंज गिवन है फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब, प्लस प्रेशर इज गिवन 10⁵ पास्कल्स। सो व्हाट वुड बी द वर्क? सॉल्यूशन हिंट मैंने नीचे दिया हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। जरा जवाब दे दें शाबाश, जल्दी से, अपने बाकी सारे काम छोड़ दें मेरा पुत्र, जल्दी से। सी ऑप्शन, शाबाश भाई। चेंज इन, मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 2 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम इज 1 into 10⁵ प्रेशर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास सी ऑप्शन आती है। तो जो पहला सवाल है उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? सी है। सारे बच्चे ठीक है जी। यहां पे किसी को इश्यू है तो बताइए। यस भाई, गॉट इट। आगे लेके चलूं जी इससे एक कदम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपको फर्स्ट लॉ भी करवा दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जरा गौर से मेरा बच्चा सारे देखिएगा। मैंने आपको फर्स्ट लॉ भी करवा दी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम इज 100 जाउल्स। अब यहां पे ये वाली बात है, इफ यू श्योरली कैन नॉट सी द कैमरा, आप कैमरा मतलब आप अभी मतलब स्क्रीन नहीं देख सकते, तो भाई मैंने आपके सामने लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले, हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को अगर हीट दी जाए तो वो क्या होगी? सिस्टम को हीट दी जाए, दैट इज पॉजिटिव। सो यहां पे क्वेश्चन, हीट इज गिवन टू द सिस्टम इज 100 जाउल्स, इट इज देन कंप्रेस्ड, फिर उसके बाद कंप्रेस किया जा रहा है विद 50 जाउल्स द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाय 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 हाय, बड़ी मजे की बात है। जरा ये बताइएगा क्या होगा? आपके पास डेल्टा यू फाइंड करना है, डब्ल्यू है, क्यू है। अब मुझे जरा जवाब दें, कैसे करेंगे? ये कैंपस वेबसाइट इसलिए आ रही क्योंकि मैं टैब चेंज कर रहा हूं। आप क्वेश्चन पे तवज्जो दें यार, मेरी जान, क्वेश्चन पे तवज्जो दें। सही, यू हैव सीन दिस क्वेश्चन, हीट गिवन टू द सिस्टम इज 100 जाउल्स, फिर कंप्रेस्ड 50 जाउल्स, द टोटल चेंज इन यू इज, मैं जरा देख लूं कि आपको किस साइड, कौन सी साइड? यू विल सी दिस साइड। ओके, देखिएगा फर्स्ट लॉ आपके सामने लिखता हूं सबके सामने, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U फाइंड करना है। Q इज हीट गिवन टू द सिस्टम इज 100 जाउल्स, डेल्टा U फाइंड करना है। फिर कहते हैं गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव, कितना कंप्रेस किया जा रहा है? -50 जाउल्स। डेल्टा U फाइंड करना है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 150 जाउल्स। ठीक है जी। यहां पे किसी का कोई सवाल हो? मैं आपके कमेंट्स देख रहा होता हूँ यार, इसलिए वो आता। फरवा ने भी जवाब दिया सी, मोइज ने भी जवाब दिया सी, सारे सी जवाब दे रहे हैं, कोई अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेरे सारे शरादे हैं, शरादे। हाँ भाई, पॉइंट बी ऑप्शन है मेरे पास, 150 -150, सी है 50, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसकी ए ऑप्शन दुरुस्त है। तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। साथ ने जवाब दिया, वजाहत, सारी मुख्तलिफ जवाब दे रहे हैं। यहां तक पॉइंट समझ में आया तो बताइए, फिर आगे लेके चलूं। कैसे सही था आपके सामने सोल्यूशन किया हुआ, ये देखिएगा। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। मैम जरा ये स्लाइड साइड पे करनी है, मैंने कुछ व्हाइट बोर्ड दिखाना, मुझे बता दें किस तरह करनी है। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही दिए। देखिएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q 100 जाउल्स है, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होती है। डेल्टा U फाइंड करना है, हीट डन ऑन द सिस्टम, हीट डन ऑन द गैस नेगेटिव होती है। 50 जाउल कंप्रेस कर रहे थे, वो -50 जाउल लिखा जाएगा, उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, तवज्जो। हाँ जी, -50 होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। भाई क्या हो गया यार? ये देखें, 100 प्लस -50 नेगेटिव, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं जरा।
सर आप हमारा क्वेश्चन के लिए चैट खोलते हैं तो स्लाइड चली जाती है। हाँ जी, तो वो स्लाइड सिर्फ क्वेश्चन की होती है, क्वेश्चन मैं पढ़ भी देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ, इसीलिए फिर उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ, उसमें कोई इशू तो नहीं। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो भाई फिर मैं उसको ज्यादा देर के लिए रख लूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आगे चलें, जो नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ले जी, ये 2 मिनट में इस बात को डिस्कस कर लें। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लें, फिर इससे रिलेटेड 1-2 सवाल कर लेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है जरा गौर से देखिएगा। ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जाए, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो। बड़ी अहम बात। अच्छा, मैं अब चाहता हूं कि सारे बच्चे मेरी बात जरा गौर से सुने, क्योंकि मैं अब जो बात करने लगा हूं ना वो टेक्निकल है। अगर तो आपको एफएससी अच्छी पड़ी हुई है ना तो फिर मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि वो बात में समझाने वाली नहीं है, एफएससी में समझाने वाली है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक हैंडपंप की भी एग्जांपल पढ़ी थी, और उसके बाद केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, जो केमिस्ट्री वाले नहीं उन्होंने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है एफएससी के अंदर, कि जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है, गैस को दबाया जाता है, गैस पे काम किया जाता है, तो गैस गर्म होना शुरू हो जाती है। आपने एग्जांपल पढ़ी थी हैंडपंप की, कि हैंडपंप को अगर जबरदस्ती दबाया जाएगा, जबरदस्ती दबाने के नतीजे में क्या होगा, उस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, ओके मैं लिखने का टाइम दे दूंगा मोमेंट, ठीक है। सो याद रखिएगा, उस गैस को जब आप दबाते हैं जबरदस्ती, गैस का टेम्परेचर बढ़ता है। गैस को कंप्रेस जबरदस्ती जल्दी फास्ट किया जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर गैस को फौरन एब्रप्ट एक्सपैंड किया जाए, गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। मगर ये प्रोसेस क्या, आइसोथर्मल, इसमें ना तो हमने टेम्परेचर बढ़ने देना, ना तो टेम्परेचर कम होने देना। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे, स्लोली कंप्रेस करेंगे, ताकि जब गैस को कंप्रेस करें तो जो हीट पैदा हो वो सराउंडिंग में निकल जाए, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। सो याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। फास्ट होगा तो हीट को निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर रखना कांस्टेंट है, सो प्रोसेस को स्लो कर देंगे। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस, राइट। एक बात, उसके बाद आपको आगे मजीद लेके चलता हूं, इसकी मजीद प्रॉपर्टीज पे बात करता हूं। पहली बात, ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर मैं आपके सामने वही गैस का सिस्टम एक ड्रॉ करूं, इस सिस्टम में टेम्परेचर नहीं बढ़ना। सो भाई, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ना तो क्या जो हीट आप इस गैस को दे रहे हैं, क्या इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जो भी हीट गैस को दी जाती है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, गैस एक्सपैंड कर जाती है, सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। सो मैं यहां पे थर्ड पॉइंट लिखता हूं, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, लिहाजा डेल्टा यूपी जीरो हो जाएगा। सो इसके लिए अगर आप फर्स्ट लॉ को दोबारा लिखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी रिटन एज, उसे यूं लिखा जा सकता है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू था, डेल्टा यू जीरो है। सो फर्स्ट लॉ की फॉर्म क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। जो काम भी किया जाएगा, जो हीट भी दी जाएगी, वो सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी और इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। सिंपल, इट इज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद आगे लेके चलता हूं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, लिहाजा इसमें क्या चीज फॉलो होगी, बॉयल्स लॉ फॉलो होगा। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट कि प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाऊंगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा कम होता चला जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ, इसीलिए इसको यूं भी लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ पी वी इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। सो ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। अब इसका ग्राफ बता के फिर सवाल पे चलता हूं आगे। लो भाई, सवाल बता के फिर आगे एक कॉन्सेप्ट और बता के ग्राफ बता के फिर आगे चलता हूं। इसका जरा ग्राफ देखिएगा, इसके दो ग्राफ्स हैं। अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करूं, यानी एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लूं, यहां पे वॉल्यूम ले लूं और यहां पे प्रेशर ले लूं, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा।
लाइक दिस, हाई प्रेशर पे लो वॉल्यूम, प्रेशर कम करता जाऊंगा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. इस ग्राफ को जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, लिहाजा इसे कहा जाता है आइसोथर्म. इस ग्राफ का नाम है आइसोथर्म. इस ग्राफ को आइसोथर्म कहा जाता है. अच्छा, बड़ा मशहूर ग्राफ, पर स्लोप पॉइंट नंबर 2 नहीं आई समझ. पॉइंट नंबर 2 स्लो प्रोसेस. सही, कोई डिफिकल्ट नहीं, आप बड़े इससे बाद आए. ये आपके फर्स्ट ईयर की बातें बता रहा हूं सारी, कोई नई बात नहीं बता. जो नई बात बताऊंगा, जैसे भी नई बात बताने लगा था वो नई बात थी. फॉरवर्ड पॉइंट नंबर 2 का मतलब स्लो प्रोसेस से मुराद ये है, चले मैं समझाता हूं. मैंने गैस को कंप्रेस करना है. अगर मैं बड़ी स्पीड से कंप्रेस कर दूंगा ना तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गैस गर्म हो जाएगी. जब गैस गर्म हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, तो लिहाजा गैस गर्म होगी. प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है. अब मुझे अगर गैस कंप्रेस ही करनी है ना और प्रोसेस भी आइसोथर्मल बनाना है, तो मुझे उसे आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस करना पड़ेगा, आराम आराम से, प्यार प्यार से, स्पीड से नहीं, आराम आराम से. जब आराम आराम से कंप्रेस करना शुरू करूंगा, जितनी गैस का टेम्परेचर में इजाफा आएगा, जो हीट जनरेट होगी वो फौरन की फौरन हीट सराउंडिंग में निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी. जब हीट सराउंडिंग में निकल जाएगी तो गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रोसेस आइसोथर्मल बन जाएगा. ये बात चैप्टर नंबर 8 में भी बताई थी कि न्यूटन ने कहा था जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड प्रोपागेशन है हवा में, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. इसलिए उसकी स्पीड कम आई थी 280. लेप्लास ने कहा था कि नहीं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी एडियाबैटिक इज फास्ट प्रोसेस देन आइसोथर्मल प्रोसेस. वो एब्रप्ट होता है, सडन प्रोसेस होता है, इसलिए उसकी स्पीड आई थी 333, ज्यादा आई थी 280 से. ठीक है. रियल लाइफ में आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, मगर कुछ प्रोसेस किसी हद तक आइसोथर्मल होते हैं, किसी हद तक प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं, लेकिन आइडियली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस का फिनोमेना है. अच्छा, ये आइसोथर्म का ग्राफ आ गया. अब एक चीज नहीं है आपको बताने लगा हूं, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई तो वो देखिएगा. मैंने सही पहले भी कहा, दीज थिंग्स आर नॉट क्वाइट डिफिकल्ट. एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड हियर इज फ्रॉम योर एफएससी बुक. आपके कोर्स, आपके चैप्टर का, आपके पैराग्राफ का, आपको टॉपिक का चीज मैंने बताई है. हाँ, अब जो बताने लगा वो नहीं है. सो इन चीजों का ताल्लुक आपके एफएससी से. आपका ये चैप्टर वीक है, आपने चैप्टर सही से एफएससी में नहीं पढ़ा हुआ, दैट्स व्हाई आपको ये क्वाइट डिफिकल्ट लग रहा है. अदरवाइज इट इज एवरीथिंग फ्रॉम द चैप्टर. अच्छा, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूं प्रेशर में और 1/v में. बड़ी अहम बात है यार, ये ग्राफ देखिएगा. क्या 1/v है, यहां पे v नहीं है. ये बड़ा मशहूर ग्राफ है, अक्सर पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी बताया जाता है. केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो केमिस्ट्री वाले नहीं है उनके लिए नई चीज है. 1/v, ये 1/v का क्या मतलब है? जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, बड़ी अहम बात है, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम, मैं भी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात ही कर रहा हूं. सही क्या हो गया यार? जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, v की वैल्यू कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो ये 1/v बढ़ता चला जाएगा. सो याद रखिएगा, प्रेशर और बढ़ाया, v और कम हुआ, तो 1/v इनवर्स ऑफ v और बढ़ता चला जाएगा. सो याद रखिएगा, इस प्रेशर और 1/v का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है. अब बच्चे बाज़ औक़ात आइसोथर्म इसे याद करके चले जाते हैं, तो भाईजान यही खाली आइसोथर्म नहीं है, ये भी आइसोथर्म का ग्राफ है. आपने देख लेना, एक्स एक्सिस पे अगर v है तो ग्राफ आइसोथर्म का ये होगा. अगर एक्स एक्सिस पे 1/v है तो ग्राफ आइसोथर्म का स्ट्रेट लाइन होगी. इट इज ऑल्सो एन आइसोथर्म. ये भी आइसोथर्म का ही ग्राफ है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. गॉट इट? अच्छा, ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया. अब इसके नतीजे में एक बात और करता हूं, आखिरी बात, कि यार इसकी स्लोप क्या होती है? स्लोप नहीं, सॉरी, द एरिया ऑफ PV ग्राफ, एरिया ऑफ P डेल्टा V ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क. याद रखिएगा भाईजान, जो इस कर्व के अंडर एरिया आएगा, दिस एरिया विल बी द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में किया जाने वाला काम हमारे पास ये होगा. सिर्फ ये P डेल्टा V ग्राफ का, इसके एरिया की बात नहीं कर रहा, ये P 1/v का ग्राफ है, P डेल्टा V, यानी इस ग्राफ का एरिया वर्क डन आएगा. वो 1/v में उल्टा पैटर्न क्यों होगा? देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन स्ट्रेट लाइन होती है. यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है,
जब वॉल्यूम कम होगा तो 1/v की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब डिनोमिनेटर नीचे जाएगा तो 1/v, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन उतनी बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा प्रेशर बढ़ाने से 1/v की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, सो अब एक सवाल यहां पे देखिएगा जरा गौर से। ओके, आई गॉट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, और मैं चेक कर लूं कि आप लोगों को प्रॉपर शो हो रही है कि नहीं हो रही। यस, यू कैन सी दिस स्लाइड। स्लाइड को जरा देखिएगा, ये सवाल मेरा पसंदीदा सवाल है, तमाम के तमाम बच्चे जरा इस सवाल पे गौर से देखिएगा। कहते हैं 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आर डन ऑन द सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ऑल प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल विच इज डन एट मैक्सिमम टेम्परेचर। मान लीजिए, अब इस सवाल को पढ़ती ना बच्चे कहते हैं डिफरेंट टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल कैसे हैं। अब बच्चे सवाल समझ नहीं पाते, इसलिए उनका सवाल ये होता है, मान लीजिए कि ये 3 गैसेस हैं, इस पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस किया 50 डिग्री पे, पूरे का पूरा प्रोसेस 50 डिग्री पे किया, उसकी एक आइसोथर्मल ड्रॉ कर दी। ये भी एक गैस है, इस पे एक प्रोसेस किया है 60 डिग्री पे, अब पूरे के पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है 60 डिग्री, उसकी एक और आइसोथर्मल ड्रॉ कर दी। इस पे भी एक प्रोसेस किया, आइसोथर्मल प्रोसेस किया, वो 70 डिग्री पे किया, पूरे के पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर 70 डिग्री है, तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसकी भी एक आइसोथर्मल ड्रॉ कर दी। तो आपके पास देखिए 3 आइसोथर्म्स आई हुई है, एक T1, T2, T3 टेम्परेचर पे है। अब आप देखेंगे कहता है कौन सा टेम्परेचर मैक्सिमम है, T1, T2 या T3। तो ऑप्शन ए में T1 है, ऑप्शन बी में T2 है, ऑप्शन सी में T3 है, और ऑप्शन डी में ऑल आर सेम। बड़ा मशहूर जमाना सवाल है। सो भाईजान क्या ख्याल है, कौन सी ऑप्शन दुरुस्त होगी, कौन सा प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे किया गया, क्या ख्याल है, जरा देखिएगा। स्लाइड शो नहीं हुई, मैंने तो OBS में देखी है, स्लो हो गई। ओके यस, ये देखिएगा अब शो, ठीक है जी। तो आई एम सॉरी जी, स्लाइड शो नहीं हुई। अब देख लीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ता हूं सवाल। सवाल है कि 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आर डन ऑन सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ऑल प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल विच इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। मैंने आपको सवाल की एक्सप्लेनेशन दे दी है कि आपके पास 3 गैसेस हैं, तीनों मुख्तलिफ टेम्परेचर पर रहते हुए आइसोथर्मल प्रोसेस करती हैं। मिसाल के तौर पे एक 50 पे हो रहा है, थ्रू आउट प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट 50 ही है। जो एक है वो 60 पे हो रहा है, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर 60 ही है। एक 70 पे हो रहा है, थ्रू आउट टेम्परेचर 70 ही है। T1, T2, T3। तो हमें ग्राफ पे कैसे पता चलेगा हाईएस्ट वाला कौन सा है? लें जी बच्चों, जी बच्चों ये लिख लें सवाल, बोर्ड वाले मेरे लिखने में टाइम लगता है, आप यहां से फटाफट लिख लें। और अगर अभी नहीं भी लिखा जा रहा तो परेशान ना हो, ये मैं अपलोड करवा दूंगा। चीजें जरा मुश्किल लगती हैं इसलिए कोई बात नहीं, खैर है ये इसी पे होगा ये चैप्टर, थोड़ा सा जरा स्पीडीली करना। वहाब आई थिंक ऑल आर सेम, इसमें जो मोस्ट कॉमन बच्चे गलती करते हैं वो ऑल आर सेम में लगाते हैं, हालांकि देखें नीचे सोल्यूशन हिंट दिया हुआ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब मैं अपने सवाल अगर देख ली तो मैं आपको सवाल ये पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखिएगा कौन सा हाई टेम्परेचर पे होगा। ये पॉइंट जरा समझना बड़ा जरूरी है। देखिएगा जरा, आपके पास 3 टर्म्स थी कुछ इस तरह से, लाइक दिस। एक थी दिस वन, एक थोड़ी दूर और एक उससे दूर, ये T1, ये T2, ये T3। हिंट दिया हुआ था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम था, ऊपर प्रेशर था। देखिए यार कॉमन सेंस की बात है,
मैं बता रहा हूं कि तीनों मुख्तलिफ टेम्परेचर पे हुए हैं, कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर है। अगर तीनों सेम टेम्परेचर की हैं तो फिर 3 कर्व्स क्यों ड्रॉ की हुई है, फिर आपको फर्क कैसे पता चलेगा कौन सी हाई टेम्परेचर की कौन सी लो टेम्परेचर की। तो ऑल आर सेम कॉमन जवाब है और ये कॉमन गलत जवाब है। खुद सोचो कि जब हाई टेम्परेचर पे आइसोथर्म बनाऊंगा तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, वॉल्यूम हाई टेम्परेचर का क्या ज्यादा नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम कम है, इसमें वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा, इसमें वॉल्यूम उससे ज्यादा। तो भाईजान ये वाली जो कर्व T3 की है वो मैक्सिमम टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर पे याद रखिएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा जो आइसोथर्म है दैट आइसोथर्म गो लिख लें अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। हाई टेम्परेचर पे आइसोथर्म जो है दैट गो अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। पॉइंट समझे यार, जितना टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा जो आइसोथर्म है वो वाई एक्सिस से दूर जाती जाएगी, ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है यार, यहां पे किसी के कोई सवाल है तो पूछें। शाबाश, गुड, सही फरवा, शाबाश। तो ग्राफ में देखिए प्रेशर की लाइन स्ट्रेट जा रही, प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। इसमें फर्स्ट लॉ क्या लिखा जाएगा, P Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। इसमें फर्स्ट लॉ की कोई और शेप नहीं है, कोई और फॉर्म नहीं है, इसमें फर्स्ट लॉ एज इट इज लिखा जाता है, डेल्टा U प्लस W। तो असल में ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बना हुआ है ना, ये बना ही आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। आपने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस में इसकी शक्ल बदल जाती है, Q इज इक्वल टू W बन जाता है, जबकि इस आइसोबैरिक प्रोसेस में ये एज इट इज लिखा जाता है। सो नोट, आपसे बाजू का ये पूछ सकता है कि भाईजान जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये किस सिचुएशन, किस कंडीशन के लिए बना हुआ है, ये बना हुआ है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल के लिए इसकी शक्ल कुछ और होती है और आगे आगे जैसे बताता जाऊंगा वैसे वैसे इसकी शेप्स चेंज होती जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसका अगर आप ग्राफ मैंने आपको बताया कि P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, लाइन इज अ स्ट्रेट। सो अगर आपसे कोई पूछ ले, आप क्योंकि इकट वाले आपको स्लोप से ताल्लुक है, अगर कोई पूछ ले द स्लोप ऑफ PV ग्राफ इज इन आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है स्लोप नहीं है, तो ऐसे केस में हम स्लोप को 0 कह देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो मुझे बताइए। चीजें क्लियर है बच्चों? ठीक है जी, अच्छा आप लोगों को भी बात समझ में नहीं आई, मैं फरवा आपको क्लियर है तो मान आप लोगों के बच्चों इंटरनेट का इशू है, मेरा ख्याल है किस किस को समझ में नहीं आई, अब्दुल मोहिमिन और वहाब और सही। फरवा आपको क्लियर है, आपको इसमें इशू तो कोई नहीं हुआ क्योंकि आपकी वीडियो स्टक तो नहीं, और अमानत आपकी वीडियो स्टक हुई है, तुम बताइएगा ताकि मैं फिर रिपीट कर दूं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं रिपीट कर दूं जल्दी से। जल्दी से बताइएगा जरा। ओके, रिपीट। सो आई एम गोना रिपीट इट, जरा दोबारा से स्लाइड पे आइएगा, दोबारा से स्लाइड दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये प्रोसेस आपके सामने जो है दैट इज आइसोबैरिक। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, बैरिक मतलब प्रेशर। जैसे आइसोथर्मल में बताया था टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप इसका ग्राफ देखिए तो प्रेशर की लाइन स्ट्रेट जा रही है, प्रेशर की लाइन स्ट्रेट का मतलब है प्रेशर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है जिस तरह का आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल मेरे मुंह के साथ बना हुआ है। ठीक है, अब आप इसके नीचे देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि द स्लोप ऑफ दिस लाइन, द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज 0। तो लाइन स्ट्रेट है, कॉमन सेंस की बात। अगर आपसे कोई सवाल में पूछ ले कि द स्लोप ऑफ PV ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस इज, तो भाईजान स्लोप 0 होती है, लिख लें। ठीक है, फिर फर्स्ट लॉ क्या है जी, फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। इसमें फर्स्ट लॉ एज इट इज लिखा जाता है, इसमें फर्स्ट लॉ की कोई और फॉर्म नहीं है। जैसे मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में बताया था कि इसकी फॉर्म जो है दैट इज Q इज इक्वल टू W, यहां पे फर्स्ट लॉ की फॉर्म एज इट इज है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यहां पे ये भी याद रखिएगा
कि जो फर्स्ट लॉ है वो असल में आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डिराइव हुआ है, असल में आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ही बना हुआ है। बाकी सारे प्रोसेसेस में इसकी शक्लें, इसकी फॉर्म्स मुख्तलिफ हैं। जैसे आइसोथर्मल में कुछ और थी, आगे प्रोसेस बताऊंगा वहां पे भी कुछ और है। सो यहां पे अगर कोई सवाल है तो आप पूछिए। बस फिर आगे चल रहा हूं। इसके बाद द नेक्स्ट स्लाइड इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इससे अगला प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक है। अब जरा वो भी फटाफट से देख लें। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम। ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। अच्छा, अब अगर नीचे देखिए प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो वर्क भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है? पी डेल्टा वी। सो वॉल्यूम में चेंज नहीं, सो पी डेल्टा वी भी जीरो। सो याद रखिएगा वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो, सिंपल। अब अगर आप सामने देखें इस ग्राफ पे, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर आप, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स वाले हैं, आप पूछ ले कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस की स्लोप क्या होती है, सो ये बिल्कुल सीधी लाइन है। सो बिल्कुल सीधी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी स्लोप इनफिनिट होती है, ये लिख लीजिएगा। सो द स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज इनफिनिट। अब इसमें जो आपका फर्स्ट लॉ है वो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब क्योंकि वर्क जीरो है तो इसमें Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। आपके फर्स्ट लॉ की शेप चेंज होगी। आइसोकोरिक प्रोसेस की प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बता दी हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज पे बाजुकात सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है जी बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया? वेलकम वेलकम यार, ठीक है, जबरदस्त, ठीक हो गया। आगे चलें जी, ये लिख लें, आइसोकोरिक प्रोसेस लिख लें, शाबाश। अगर नहीं लिखा तो स्लाइड्स मिल जाएंगी बाद में, मैं आगे लेके चल रहा हूं आपको। ले जी, सवाल बड़ा मशहूर आ गया। इस सवाल को लिख लें। इस सवाल को मैं व्हाइट बोर्ड सॉल्व नहीं करूंगा, यहां भी देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द वर्क डन इज मैक्सिमम? किस प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है? एडियाबैटिक बी ऑप्शन है, मैंने पढ़ाई नहीं इसलिए छोड़ दें। आइसोथर्मल में वर्क डन मैक्सिमम होगा, आइसोबैरिक में या आइसोकोरिक में? आइसोकोरिक में तो वर्क डन वैसे जीरो था, लिहाजा इस डी ऑप्शन को भी निकाल दें। अब आइसोथर्मल में देखें और आइसोबैरिक में देखें किस में मैक्सिमम है, तो भाईजान आइसोथर्मल में अगर देखें तो लाइन स्ट्रेट है। एरिया अंडर द ग्राफ को आइसोथर्मल वर्क डन कहते हैं। इसका एरिया ज्यादा है या आइसोबैरिक का एरिया ज्यादा है? ऑब्वियसली इसका एरिया कम है, आइसोबैरिक का एरिया ज्यादा। तो याद रखिएगा आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसको जरा लिख लें कहीं पे। आइसोबैरिक प्रोसेस का एरिया मैक्सिमम है, एरिया को वर्क डन बोलते हैं। सो आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन हमेशा मैक्सिमम होता है। ए वालों, अब्दुल्ला हैदर सनान, ये लिख लो, इसके करेक्शन को ठीक कर लो, इसमें सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, लो जी। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात अब मैं करूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस पे। एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद फिर आपको आगे लेके चलूंगा। क्या वो लाइट ऑफ कर लेंगे बच्चों? जरा 2 मिनट ठहरिएगा, लाइट ऑफ होने लगी है। अच्छा जी बच्चों, द लाइट वॉज गॉन, लाइट अभी आई है, लिहाजा मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एनी फोर्टनाइट प्लेयर अब्दुल मोहिमिन, इधर आ मेरा पुत्र, बट मैं तुझे फोर्टनाइट खिलाता हूँ एवरी फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं हर 2 हफ्ते को, 2 हफ्ते के बाद जो रात आती है वो फोर्टनाइट होती है। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। अगले टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस को जरा फटाफट से समझ लीजिएगा। वजाहत, सनान, तैमूर, फजर, हमजा, अब्दुल्ला, मानस, जफीर, अब्दुल्ला, उजैर, वहाब और सईद, उस्मान, अब्दुल मोहिमिन, एवरीवन विद मी। उजैर, मेरा दिल कर रहा है मैं यहां से जूती उतारूं और कैमरे के अंदर से होती हुई तुम्हारे पास आके गिरे, तो मैं लगी नहीं, चलो माफ कर दिया। मगर वाई यू आर राइटिंग योर नंबर यार? ये मतलब ऐसे लोग ना बाथरूम के दीवारों पे अपना नंबर लिखते हैं, दीवारों के ऊपर अपना नंबर लिखाते हैं, बसों की कुर्सियों पर नंबर लिख के आते हैं। मगर यार आप पढ़े लिखे हो, आपसे तो ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जाती ना, तो ये नंबर लिखना अच्छी बात नहीं यार। मेरे को बात पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई।
सो आगे लेके चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस पे जरा गौर से देखिएगा तमाम मेरे बच्चे, जरा शाबाश, आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन। मैंने जिस तरह बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, मैंने बताया था जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, क्योंकि आइसोथर्मल एक स्लो प्रोसेस है, लिहाजा जो हीट जनरेट होगी वो सारी की सारी सराउंडिंग में निकलती जाएगी। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। अब मैं बात करने लगा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस पे, तवज्जो रखनी है मेरी तरफ। एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ डिफरेंट प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की पहचान ये है, एडियाबैटिक प्रोसेस की पहचान ये, इसमें नो हीट एंटर और लीव, ये डेफिनेशन है। नो हीट एंटर और लीव, इसका मतलब यह है कि अगर कोई हीट सिस्टम में पैदा होगी तो वो बाहर नहीं जा पाएगी। जब बाहर नहीं जा पाएगी तो गैस का टेम्परेचर बढ़ा देगी। अगर सिस्टम में कोई हीट डिस्ट्रॉय हो रही है, सिस्टम की हीट कम हो रही है, तो कोई हीट एंटर नहीं हो पाएगी। जब हीट एंटर नहीं होगी तो गैस का सिस्टम, गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। बात समझे हो? सो लिहाजा नो हीट एंटर और लीव्स बोले तो मतलब ये, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मकवा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो भाई इसमें वो जो बॉयल्स लॉ वाली ड्रामेबाजी थी जो हमने की थी, इसमें वो भी लागू नहीं होगी। लिहाजा इस प्रोसेस में पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं होता। तो फिर इसमें कांस्टेंट क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गैमा कांस्टेंट होता है। मैंने चैप्टर नंबर 8 में भी ये बात बताई। अच्छा जी बच्चों, अब अल्लाह के रिस्क ना हो, यकीन करें आपसे ज्यादा मैं बॉदर हो रहा हूं इस स्टक होने पे। स्टक इज लाइक एन अब्यूज टुवर्ड्स मी। सर बस कर दे, टाइम हो गया और वीडियो बार बार स्टक हो रही हो, ज्यादा बात में सुन लेना लेक्चर यार, अभी बस नहीं होगा। हाँ जी सही, मैंने ये बात, आपने जो कमेंट किया ना, सही, हीट का ना आना ना जाना, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, होना चाहिए। तो भाई मैंने ये बात रिपीट की थी क्योंकि वीडियो स्टक हो गई, लिहाजा मेरी सारी बात राजाया हो गई, गटर में चली गई। तो मैं अपनी बात दोबारा करता हूं, देखें तवज्जो के साथ, तवज्जो मेरी तरफ। आइसोथर्मल प्रोसेस में दोबारा शुरू से बात करने लगा, सारी अल्लाह करे वीडियो स्टक ना हो। मैंने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, यानी आप स्लोली गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन में हीट जनरेट होती है। आप कंप्रेस स्लो कर रहे हैं आराम से, तो जितनी हीट कंप्रेशन में जनरेट होगी वो सारी की सारी सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। हीट विल लीव द सिस्टम। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होता है। आपने गैस को सडनली कंप्रेस किया, अब गैस में जो हीट जनरेट हुई वो बाहर नहीं निकलेगी। नो हीट विल लीव द सिस्टम। जब सिस्टम से हीट बाहर नहीं निकलेगी तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी तरह जब आप उसकी एक्सपेंशन करेंगे, उसे खोलेंगे, तो उसमें उसकी जो हीट डिस्ट्रॉय होगी वो उसको पूरा करने के लिए एनवायरमेंट से हीट अंदर नहीं आएगी। नो हीट विल एंटर द सिस्टम, लिहाजा क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो नो हीट विल एंटर और लीव फ्रॉम द सिस्टम, दैट्स व्हाई टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में आई सही? अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो पीवी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो भाई फिर कांस्टेंट क्या होगा? पीवी रेज़ टू द पावर गैमा कांस्टेंट होगा। ये गैमा सिर्फ वी के ऊपर लिखा हुआ है। गैमा होता क्या है? सीपी ओवर सीवी। इसको मैंने कहा था थोड़ी देर तक, 2-4 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे, तो बस उसके लिए भी आपने जरा वेट करना। सर आज मजा नहीं आ रहा, नेट इशू बिग मुसीबत। यस सईद, आई नो दैट इट इज इवन बिगर फॉर मी, बिकॉज यकीन करें मैं फ्लो में आना शुरू होता हूँ, मैं गाड़ी ट्रैक पर चढ़ाना शुरू होता हूँ, मैं ये मजे लेना शुरू होता हूँ लेक्चर के, और एकदम नेट बंद हो जाता है, वो सारे मजे दरे के दरे रह जाते हैं। हाँ पॉसिबल है, मोस्टली प्रोसेस इन रियल लाइफ और एडियाबैटिक। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, जस्ट डू इट योरसेल्फ। अभी करके देखिएगा। जब आप मुंह से ऐसे
ऐसे करके मुंह सामने हाथ पे ब्लो करेंगे ना, आपको गर्म हवा हाथ पे लगेगी, मुंह खोल के ब्लो करके देखें, आपको हाथ पे गर्म हवा लगेगी। ऐसा क्यों है? जब आपने मुंह को खोला हुआ है, सारी की सारी आपके स्टमक से या आपके लंग से एयर निकल के आपके हाथ पे आ रही है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी टेम्परेचर है। अगर आप ऐसे मुंह को छोटा करके ब्लो करें, लाइक दिस, मुंह को छोटा करके ब्लो करें, तो हो क्या रहा है? आपके मुंह के अंदर कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। जैसी हवा मुंह से बाहर निकलती है, एक्सपैंड होती है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि फास्ट प्रोसेस है, आपको हवा ठंडी लगनी शुरू हो जाएगी। यह हवा ठंडी है, यह हवा गर्म है, क्योंकि जब सडन एक्सपेंशन होगी, आगे बताऊंगा, सडन एक्सपेंशन होगी, हीट कम होगी, बाहर से हीट आ ही नहीं पाएगी, नो हीट विल एंटर द सिस्टम, टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो इट इज अ रियल प्रोसेस। सर पीटीसीएल के राउटर दीवार में हमारे बेटा पीटीसीएल का नेट नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ब्रेन्स का कोई हैवी नेट लगा हुआ है, कुछ 100-150 MB स्पीड आती है, मगर स्टिल इट इज पाकिस्तान, सो थिंग्स कैन गो अप एंड डाउन, हर जगह चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। अच्छा, इवन बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स के जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कभी भी कहीं पे भी डाउन हो सकता है। इवन पूरे कंट्रीज बाज़ वक़्त इंटरनेट के डाउन होने की वजह से मुसीबत का शिकार हो जाती है। इवन आप इंटरनेट की बात करते हो, इतनी बड़ी बड़ी जगहों की वेबसाइट्स कभी डाउन हो जाती हैं। खैर आगे चलते हैं। नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, टी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। की सारी बातें समझ में आ गई, तो भाई इसके आगे चलते हैं। सो पांचवा पॉइंट है, ये एक फास्ट प्रोसेस है, जिस तरह मैंने बताया, इट इज एन एब्रप्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। अच्छा यार ये देखो, मैंने पहला पॉइंट लिखा नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के लिए जो Q की वैल्यू है, हीट की वैल्यू है, वो 0 है। तो फर्स्ट लॉ क्या इस प्रोसेस के लिए, फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा? फर्स्ट लॉ विल बिकम, फर्स्ट लॉ असल में है क्या? फर्स्ट लॉ है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। सो भाईजान ये देखिएगा, फर्स्ट लॉ विल बिकम Q हैज अ 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। W किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस डेल्टा U, माइनस डेल्टा U। ये इक्वेशन आपसे क्या कहना चाह रही है? ये इक्वेशन की जरा जज्बात और बात दोनों चीजें समझनी है। और फिर आपके सामने स्क्रीन की जगह स्लाइड आ गई, भाई मुझे मारो मारो मुझे मारो। यकीन करें वो वाली फीलिंग आ रही है जो उस बंदे की फीलिंग थी, आज मुझे समझ में आ रही है। बहुत सारे बच्चे तो चले भी गए, भाईजान जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब्दुल मोमिन जज़ाकल्लाह। सो भाई W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। इस इक्वेशन का नजर तो आ नहीं रहा आपको, अब आ रहा है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं जो आपके सामने लिखी है? इसको अगर मैं आपको आपके सामने इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है आपसे? एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जब भी गैस को वर्क करवाया जाए, गैस का वर्क बोले तो गैस को एक्सपैंड करवाया जाए, डेल्टा U नेगेटिव है, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव है, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। गैस का वर्क करवाया जाए बोले तो गैस को एक्सपैंड किया जाए तो डेल्टा U कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, बोले तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि एक्सपेंशन अगर की जाए, जो यहां पे लिखा हुआ है, अगर एक्सपेंशन की जाए, एक्सपेंशन बोले तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। एक्सपेंशन में गैस विल बिकम कोल्ड, टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो मेरी बात समझेंगे। जब गैस की लिक्विफिकेशन की जाती है, लिक्विफिकेशन वो छोटे होते पढ़ा था आपने, जाउल्स थॉमसन इफेक्ट, सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस, गैस इतनी ठंडी होती है चाचा जी वो लिक्विफाई हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सही यही तो क़यामत है। नहीं सारा बच्चे हैं अभी भी, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लो सारे शुरू हो गए। अच्छा उसके बाद अगर मैं इस फॉर्मूला के साथ एक्सपेंशन लिखना चाहूं, कंप्रेशन लिखना चाहूं, कंप्रेशन बोले तो वर्क डन ऑन द गैस, डायग्राम में बताया था, वर्क डन ऑन द गैस कंप्रेशन कहलाता है, दबाना। वहां पे मैंने क्या बताया था कि जब गैस को कंप्रेस किया जाता तो एक नेगेटिव प्रोसेस है। सो नेगेटिव प्रोसेस के लिए मैं इस इक्वेशन के साथ माइनस लगा रहा हूं, तो सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, हाजा विल बिकम, ये जॉर्ज अरबी है। सो ये क्या बन जाएगी? माइनस W दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। भाईजान
कंप्रेशन माइनस W मतलब कंप्रेशन में इंटरनल एनर्जी में इजाफा आएगा, यानी सडन कंप्रेस जब किया जाएगा गैस विल बिकम हॉट, वेरी हॉट, गैस विल बिकम हॉट। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया? तो इसको जरा अपने जहनों के अंदर घुसा लें। बस एक आखिरी बात, इसका ग्राफ बताऊंगा। ये हाजा क्या है सईद? हाजा मतलब टू बाजा। ग्राफ इसका आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। जो एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ होता है दैट इज लिटिल स्टीपर। स्टीपर का मतलब उर्दू में यानी कि जरा ज्यादा स्लोप वाला होता है। ये पीवी यानी ये जो ग्राफ आपके सामने आने लगा है, ये ग्राफ जो होगा ये एडियाबैट होगा। इस ग्राफ को हम बोलते हैं एडियाबैट। क्या बोलते हैं? एडियाबैट, राइट? सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज एडियाबैट। नाउ हाँ जी सारी एमसीक्यूज है, आजा भी एमसीक्यूज है। अच्छा जी, एक सवाल आपके सामने आने लगा है, जरा तैयार हो जाए, कमर कस लें अपनी। सवाल आपके सामने आने लगा है, क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड। आई एम गोना गिव इट इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड। मुझे आता करना प्लीज। अच्छा आगे चले, स्लाइड है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यस। हाँ जी, हाँ जी, ये स्लाइड देखें आपके सामने आ गई। मैं जरा इसको मुकम्मल तौर पे ऊपर कर लूं। स्लाइड कहती है फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट आपके पास है विच कैन बी एडियाबैट। अब दो कर्व्स आपके सामने, एक ए कर्व है और एक बी कर्व है, दोनों को देख के बताएं इनमें से एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होगा। ऑप्शन ए बोले तो ए, ऑप्शन बी बोले तो बी, ऑप्शन सी दोनों एडियाबैट हो सकते हैं, ऑप्शन डी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। लें जी जवाब भाई जवाब। हम अभी तक सईद कितनी खूबसूरत बात की आपने। सईद आप देखें, अभी तक हम बात कंप्रेशन और एक्सपेंशन की कर रहे हैं, इसके अलावा हमने और बात कौन सी की है यार? कंप्रेशन और एक्सपेंशन की। आइसोथर्मल की बात भी कंप्रेशन एक्सपेंशन में चल रही है, आइसोबैरिक की भी उसमें चल रही है, कोरिक की भी उसमें चल रही है, एडियाबैटिक की भी उसमें चल रही है। क्या खूबसूरत बात की, बस वही है भाई, सारी सिर्फ कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात ही चल रही है इसमें। ले जी, अब आपने जवाब दिया बोथ। हालांकि मैंने अभी यहां पे ये अगर आपको नजर आ रहा हो एक, हाँ ये ग्राफ मैंने अभी बताते हुए आपको बताया था कि एडियाबैटिक ग्राफ की एडियाबैट की प्रॉपर्टी क्या है। अब देखो यार, अगर आप यहां पे कर्व देख रहे हो, ए कर्व ज्यादा स्टीपर है, अभी लफ्ज मैंने यूज किया स्टीपर मतलब ज्यादा ढलवान, सो और बी की ढलवान कम है। सो इतनी सिंपल सी बात है यार। मैंने कहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसकी ढलवान ज्यादा होती है। सो मैं यहाँ पे कहीं पे जो है ना आपके लिए आपकी खिदमत में लिख देता हूँ। क्या हुआ? नहीं बस खत्म होने लगा, बस और 5-7 मिनट में खत्म करने लगा। ओके, सो यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ एडियाबैट मोर स्टीपर, ये ज्यादा स्टीप होती है। क्या समझे? ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। लीजिए यार बच्चों, यहां पे इजाजत है। चैप्टर नंबर 11 पे आज यकीन करें बड़ी हर्डल्स आई आज, बस अल्लाह पाक से पता नहीं शायद बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू नहीं किया था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हर्डल्स आई आज। सो इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म करके आगे अपनी बात को लेकर चलें। यहाँ पे मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। जब चैप्टर ख़त्म करवा दूंगा फिर इसका जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दूंगा अपनी उस पर। हाँ, एक ज़रूरी ऐलान सुन लें, चैप्टर नंबर 7 की फिर से गलत अपलोड हो गई है। अभी उसको चैप्टर नंबर 7 की जो वर्कशीट है उसको सॉल्व करें, उसकी की मैं इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा। सही वाली मैंने पहले भी सही की थी, पता नहीं कोई एरर आ गया। जो मैंने पुरानी की थी ना डिलीट, वो डिलीट नहीं हुई और नहीं अपलोड नहीं हुई, तो वो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही। ठीक है जी, उसकी की गलत है तो उसकी की मैं आज से ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जस्ट गो बिफोर टेस्ट वेस्ट जो है ना आप कैफल भी देखे जाइएगा आज, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।